रदरफोर्ड मॉडल हमने डिस्कस किया था। रदरफोर्ड रदरफोर्ड या गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट, गीगर मार्सन का जो एक्सपेरिमेंट था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वहां से आया था इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2 ये आया था। अब इसमें से इम्पैक्ट पैरामीटर चेंज होगा। व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर? इट इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द line of perpendicular distance of line of motion from the nucleus। न्यूक्लियस से जो लाइन ऑफ मोशन के डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो है यहाँ से। साइज ऑफ एटम, यहाँ पे जो इससे ये डेविएट हुआ था। स्कैटरिंग एंगल क्या है? इनिशियल एंड फाइनल डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, अब इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होगा तो स्कैटरिंग जो है वो 180 डिग्री का था। इम्पैक्ट पैरामीटर 0, तो इम्पैक्ट पैरामीटर डिक्रीज करेगा तो थीटा इंक्रीज होगा। अगर किसी गिवन गिवन इम्पैक्ट पैरामीटर पे ही हम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो स्कैटरिंग एंगल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? कि अगर बी कांस्टेंट है, बी अगर कांस्टेंट है, फॉर बी कांस्टेंट है, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हैं सर तो थीटा बढ़ जाएगा, तो थीटा इंक्रीज होगा सर डिक्रीज बढ़ होगा? जाएगा, इंक्रीज इंक्रीज होगा। इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होगा। इंक्रीज। कम से कम मैथ वाले तो मत बोलो। कॉट थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है ना? कॉट हाँ थीटा सर, डिक्रीजिंग, टैन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉट थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग। तो अगर गिवन बी के लिए है, गिवन बी के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी कॉट थीटा बाई 2। तो काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो थीटा डिक्रीज होगा। क्यों? कॉट थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये इंक्रीज होगा तो कॉट थीटा इंक्रीज होगा, तो थीटा क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ज्यादा स्पीड से जाएगा तो कम डिफ्लेक्ट होगा, वो ज्यादा स्पीड से जाएगा, ज्यादा एनर्जी से जाएगा तो वो कम डिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा कम से जाएगा तो उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो ये है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्कैटरिंग एंगल। कि अगर काइनेटिक एनर्जी हम बढ़ाएंगे किसी गिवन पे, मान लो ये 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी है, उससे अगर हम देखेंगे, अगर काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते जाते हैं तो उसका जो है डेविएशन, स्कैटरिंग कम होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, तो उसकी जो है स्कैटरिंग बढ़ती जाएगी। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का इम्पैक्ट पैरामीटर का इफेक्ट, इम्पैक्ट पैरामीटर का इफेक्ट। और साइज ऑफ न्यूक्लियस बता दिया था कि साइज जो है क्या था, साइज जो है वो 10⁻⁻10 मीटर। साइज ऑफ किसका? न्यूक्लियस। ये जो है एटम का है। एटम। एटम का ऑर्डर जो है वो साइज ऑफ एटम वो जो है 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का। और साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर। -15 मीटर। तो ये हो गया इम्पैक्ट पैरामीटर, हो गया, नंबर हो गए। अब इसके बाद आया हमारा बोर्स मॉडल। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यहाँ से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो मतलब उसी से जो है ये साइज एस्टिमेट हुआ न्यूक्लियस का, कि ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में ये जेड ई पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज है जिस पे 2e इलेक्ट्रॉन है। इनिशियली हमने उसको v नॉट स्पीड दिया एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बहुत ही हैवी है, वो आते आते किसी पॉइंट तक ये इनफाइनाइट से आया और जस्ट इसके क्लोज आके किसी डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो जिस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो हाउ टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम अप्लाई करते हैं तो व्हेन द पार्टिकल इज एट इनफाइनाइट सेपरेशन देन इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन 0,
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv² है, ये हो जाएगा हाफ mv² या v0² is equal to final kinetic energy at distance of closest approach velocity 0, potential energy k q1 q2 by r², और चार्ज को साइन के साथ पुट करना है, साइन के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा k है मतलब ये 1/4πε0, 2e पॉजिटिव है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के फॉर्मूले में चार्ज को साइन के साथ पुट करते हैं, फोर्स वाले में भी स्केलर फॉर्म में और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी स्केलर वाले फॉर्म में हम साइन के साथ नहीं पुट करते, मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, डायरेक्शन खुद से देख लेते हैं। तो k q1 q2 बाई d, k q1 q2 बाई d, तो यहाँ से आ जाएगा रदरफोर्ड वाले में तो गोल्ड न्यूक्लियस यूज होता है। गोल्ड न्यूक्लियस था। तो क्या हो गया, ये 2e लिखा हुआ है, 2e नहीं है, ये ZE है। जेडी है। अच्छा तो ये जो d है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को लिख सकते हैं 2ZE² डिवाइडेड बाई 4πε0, और इसको लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी, इसको लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर और ये जो है आपस में थोड़ा रिलेटेड है। कैसे, उस इक्वेशन को देखो, ZE² बाई 4πε0 k, ZE² बाई 4πε0 बाई k, और यही क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बाई 2। तो जो b है, b इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 2 cot थीटा बाई 2। जो इम्पैक्ट पैरामीटर है एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और स्कैटरिंग है, ये तीनों ऐसे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। कैसे फाइंड करेंगे, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो वही यहाँ पे यूज हो गया। नेक्स्ट है बोर्स का मॉडल, नेक्स्ट आ गया बोर का इंटरेस्टिंग मॉडल, ये है बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल ने क्या किया कि रदरफोर्ड के कई सारे मॉडल के पॉइंट्स को डायरेक्टली ले लिया। डायरेक्टली कौन कौन सा लिया, उन्होंने न्यूक्लियस को एक्सेप्ट किया। ठीक है, रदरफोर्ड न्यूक्लियस बोल रहा है, बात सही है एकदम। ठीक है, तो उसने कहा कि चलो न्यूक्लियस होता है, रदरफोर्ड बोल रहा है सारा चार्ज वही है, सारा मास, ऑलमोस्ट सारा मास वही है, रदरफोर्ड की बात सही है। सर्कुलर ऑर्बिट बोला, सर्कुलर ऑर्बिट का भी बात सही है। बस जो ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के उसको बोर्स ने करेक्ट कर दिया, बस ऐसे ही। तो पहला इन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने भी वही चीज कहा जो कि बोर्स ने बोला। पहला जो उनका हाइपोथेसिस है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी ऑर्बिट, electrons are moving around nucleus in stationary orbit, or stable orbit. Electrons are moving around the nucleus in the stationary orbit, and gravitational electrical force of attraction, electrical force between the electron and nucleus provides the required centripetal force, and electrical force providing the required centripetal force. Electron will not emit or absorb any radiation when it is present in the stable orbit. The electron will not lose or gain. Electron will not lose or gain when it is present in a stable orbit. Electron will not lose or gain energy when it is revolving in a stationary orbit. When it is revolving in stationary orbit. तो ये जो है रैंडम है,
ये रैंडम है, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड से ही लिया, रदरफोर्ड का ही कॉन्सेप्ट था, बट उन्होंने उसको रैंडमली बोल दिया कि इट इज ए स्टेबल ऑर्बिट, इट इज ए स्टेबल ऑर्बिट और स्टेशनरी ऑर्बिट, एंड इलेक्ट्रॉन विल नॉट लूज एनर्जी, जो कि होता था स्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी का जो खतरा था कि स्टेबिलिटी स्टेबल नहीं है, कि वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते जो एमिट एनर्जी, करता है ना एनर्जी। हाँ, स्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी वाले पॉइंट को कनेक्ट कर दिया कि जब तक वो स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा, नो एमिशन और नो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, किसी एक ऑर्बिट में जब तक वो रहेगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो पहला जो है ये सर्कुलर ऑर्बिट हुआ और वो स्टेबल ऑर्बिट्स हो गए, स्टेबल ऑर्बिट्स में नो एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो पहला पॉइंट हो गया कि जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो है ZE न्यूक्लियस है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व हो रहा है ऐसे, ये स्टेबल ऑर्बिट है। अब दूसरा है कि ठीक है भाई वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। दूसरा पॉइंट जो कि रदरफोर्ड से बिल्कुल डिफरेंट था, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट्स वेयर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L, कि ओनली दोज ऑर्बिट्स विल बी अलाउड, सारे ऑर्बिट्स नहीं, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड, दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड in which angular momentum of electron, in which angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस थी, पहली हाइपोथेसिस थी सर्कुलर ऑर्बिट के लिए और उसके लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स है इलेक्ट्रिकल फोर्स, वही जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा कहा कि भाई सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं पॉसिबल होंगे, वही ऑर्बिट्स पॉसिबल होंगे जिनमें कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई होगा या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई होगा। ठीक है, तो ये दो ही हाइपोथेसिस हैं। अब इसमें जो वेरिएशन होता है कि भाई एंगुलर मोमेंटम H अपॉन 2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो कुछ सर्टेन रेडियस पॉसिबल होंगे। अब यहाँ पे हमने जो एक्चुअल मॉडल है, एक्चुअल मॉडल में इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारे किसी हाइपोथेटिकल मॉडल में ग्रेविटेशनल फोर्स भी प्रोवाइड कर सकता है। जैसे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक मिलेगा कि एज्यूम द ग्रेविटेशनल फोर्स को थोड़ा एज्यूम करके देखो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को एज्यूम करके यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन रख दोगे, वहां से सब कुछ कैलकुलेट करोगे, वहां से सब कुछ डिराइव करोगे, तो कोई अलग फोर्स आ जाएगा। भाई ऐसा फोर्स मानो A इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, A इज इक्वल टू आर क्यूब है, मतलब कुछ भी इनफाइनाइट टाइप के फोर्सेस हो सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। तो बस पहला पॉइंट है कि फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। एक्चुअल मॉडल में वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, रियल लाइफ में या हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कुछ और फोर्स हो सकता है। और सेकेंड है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सारे मोमेंट्स पॉसिबल नहीं है, सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल नहीं है। और थर्ड पॉइंट है कि एटम विल एब्जॉर्ब और emit द एनर्जी ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम one energy level to another energy level. Atom will absorb or emit only when electron jumps from one orbit to another orbit. वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अगर वो जंप करता है, अगर वो लो से हाई में जाता है तो एब्जॉर्ब करेगा, हाई से लो में आएगा तो एमिट करेगा। तो जो एनर्जी का ट्रांजिशन होगा, जो एनर्जी का चेंज होगा, भाई एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अगर जाता है, अगर ये यहाँ से जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, डेल्टा E। तो डेल्टा E इज इक्वल टू H फाइनल माइनस
E final minus E initial. E final minus E initial. E initial, this is equal to H new is equal to E final minus E initial. ये है इसका थर्ड postulates, बोर्स का थर्ड postulates. इसके 3 postulates हैं. पहला फोर्स का है, दूसरा एंगुलर मोमेंटम का है, तीसरा एनर्जी का है. तो अगर ऐसे आता है राइट डाउन द 3 postulates ऑफ अ बोर्स, तो ऐसे ये तीनों पॉइंट्स लिख देने हैं. अब ये डेल्टा ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों टाइप का हो सकता है भाई. तो जब ये एमिट करेगा तो हाई से लो में आएगा, तो यहाँ से एनर्जी रेडिएट होगी, ये डेल्टा ई बाहर जाएगा, और यहाँ से ये डेल्टा ई एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके लो से हाई में जा सकता है. तो एटम जो एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है तभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जा रहा है, अगर नहीं जाएगा तो नहीं करेगा. तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि जब फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, जो लेवल्स का एनर्जी गैप होगा. एनर्जी गैप सपोज करो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो एमिशन सिर्फ और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, ना 9 का होगा ना 11 का होगा. कितने का होगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा. जैसे मान लो कि अगर एनर्जी गैप जो है, एनर्जी गैप मान लो हम मान लेते हैं कि ऐसा कोई मॉडल है जिसमें एनर्जी गैप 5 के हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हैं ये, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के. तो ऐसे मॉडल में, ऐसे हाइपोथेटिकल मॉडल में कौन कौन सी वैल्यूज एब्जॉर्ब हो सकती हैं? या तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब होगा, या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब होगा, या 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब होगा. 2.5 नहीं एब्जॉर्ब होगा, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करके जाएगा किसी एनर्जी स्टेट में. अगर वो जाने के लिए सफिशिएंट नहीं है तो रिजेक्ट. ऐसा नहीं कि रख लेते हैं बाद में सोचते हैं कुछ, ये इस टाइप का नहीं है. तो या तो 5 एब्जॉर्ब करेगा, या 10 एब्जॉर्ब करेगा, या तो 15 एब्जॉर्ब करेगा. सेम आने का है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी स्टेट में है, किसी भी स्टेट में है, वहां से अगर वो आता है तो या तो 5 एमिट करेगा, या 10 एमिट करेगा, या 15 एमिट करेगा. तो जब इतने ही वो फोटॉन्स एमिट कर सकता है, इतनी ही एनर्जी वो एमिट कर सकता है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग हमें वेवलेंथ में मिलेंगे. और यही रीजन था लाइन स्पेक्ट्रम का, इसीलिए हमें लाइन स्पेक्ट्रम में सर्टेन वेवलेंथ ही मिल रहे थे, बाकी सारे नहीं मिल रहे थे. समझ रहे हो इस बात को, कि सर्टेन फिक्स वेवलेंथ ही हमें मिल रहे थे, बाकी सारे वेवलेंथ नहीं मिल रहे थे. तो ये रीजन ये था. इस तरीके से उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम को बताया. तो लैम्डा की सारी वैल्यूज नहीं मिलेंगी, या लैम्डा की सारी वैल्यूज एब्जॉर्ब भी नहीं होगी. तीसरे वाले से ये समझ में आ रहा है. दूसरे वाले से ये समझ में आ रहा है कि भाई रेडियस की सारी वैल्यूज नहीं मिलेगी, वो भी जो है सर्टेन वैल्यूज ही मिलेंगी हमें, उसका एक्सप्रेशन भी अगर डिराइव करेंगे. तो अगर सिंपल वर्ड में ये समझना है कि वन वर्ड आंसर फॉर बोर्स मॉडल, कि बोर्स मॉडल की समरी एक वर्ड में क्या है, तो वो है क्वांटाइजेशन. ठीक है, जैसे अगर बोर्स मॉडल रियल लाइफ में होता, बोर्स मॉडल मान लो तुम्हारे मार्किंग सिस्टम में होता, तो या तो 10 मिलेगा किसी को, या तो 20 मिलेगा. जैसे ग्रेडिंग वाला हो गया ABCD ऐसे, तो ग्रेडिंग क्या है, वो बोर्स मॉडल के हिसाब से चल रहा है. तो बोर्स मॉडल का जो वन वर्ड आंसर है, एवरीथिंग इज क्वांटाइज्ड, कंटिन्यूअस नहीं है, कुछ वैल्यूज लेगा कुछ वैल्यूज नहीं लेगा. समझे? यस सर. हाँ सर. हाँ सर. तो ये इसके 3 हाइपोथेसिस थे. अब इसके बाद जो है हमारे पास सर. हाँ बोलो सर वो एंगुलर मोमेंटम वाला इक्वेशन कैसा है सर, थोड़ा बोल दीजिए. एंगुलर मोमेंटम बोर्स की हाइपोथेसिस थी, उसको बाद में इससे यहाँ से जो है डी ब्रॉगली से जो है, डी ब्रॉगली से बाद में उसको कंफर्म किया गया. तो डी ब्रॉगली वाला लास्ट में डिराइव करेंगे कि बोर्स सेकंड हाइपोथेसिस जो है वो डी ब्रॉगली से, क्योंकि डी ब्रॉगली ने वेव बताया था. तो वो जो वेव है, किसी भी ऑर्बिट में जो है कोई वेव एग्जिस्ट कर सकती है. तो अगर अगर कोई किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो अब इलेक्ट्रॉन को अगर हम वेव टाइप का मानते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेव टाइप का मानते हैं, एमिट कर रहा हो तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, एमिट नहीं कर रहा होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ एग्जिस्ट करेगा. अगर वेव कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है, वेव है, तो उसकी जो जो एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे मान लो हम बोलेंगे कि इसमें वेव एग्जिस्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन वेव है, तो इलेक्ट्रॉन वेव है तो उसके कुछ इंटीग्रल वेवलेंथ ही एग्जिस्ट करेंगी. ऐसे कि 1 लैम्डा होगा, या 2 लैम्डा होगा, या 3 लैम्डा होगा. तो मतलब अगर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में होगा जहां पे कि उसकी n लैम्डा हो पाए.
ठीक है, अगर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो फिर क्या होता है कि वो वेव वापर में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके वहां से जो है गायब हो जाते हैं। तो अगर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें उस ऑर्बिट में एन लैम्डा, मतलब एन वेव्स, हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन के 4 वेव्स हैं, ऐसे लैम्डा लैम्डा के 4 वेव्स हैं। तो जहाँ पे उसका वेव अकोमोडेट हो जाएगा वहीं पे वो रह सकता है। तो दिस एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या, 2 पाई आर। एन लैम्डा जो होगा वो 2 पाई आर होगा। ये एंड में जो है देख लेंगे इसको कि डी ब्रॉगली, यूजिंग डी ब्रॉगली बोथ सेकंड हाइपोथेसिस डेराइव होता है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एम वी आर। समझ रहे हो, ऐसे आता है। तो बाद में जो Yes, sir. डी ब्रॉगली को यूज करके, बाद में डी ब्रॉगली को यूज करके बोस का सेकंड हाइपोथेसिस डेराइव किया गया है कि भाई डी ब्रॉगली से भी ये चीज कंसिस्टेंट आ रही है, डी ब्रॉगली से भी ये चीज कंसिस्टेंट है। तो डी ब्रॉगली के ये हाइपोथेसिस सही है इसमें। तो ये डेरिवेशन क्या है, ये डेरिवेशन है कि यूजिंग डी ब्रॉगली डेराइव सेकंड हाइपोथेसिस ऑफ बोस मॉडल। इसको एंड में एक बार देख लेंगे, डेराइव कर लेंगे। तो अब बोस मॉडल को जो है अप्लाई करके, बोस मॉडल को अप्लाई करके डेराइव एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी रेडियस। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी रेडियस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स वही प्रोवाइड करेगा, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स से प्रोवाइड होगा। तो एफ ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, या हम इसको लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन, जो बोर्स का मॉडल है, दिस इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो रिजल्ट्स हैं वो वैलिड होते हैं किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, ये पॉइंट एक लिख लोगे। इट इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां के लिए ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहां के लिए ठीक नहीं आता है। तो एक्सप्रेशन ये हो गया, जेड ई है। अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यहाँ से, आर रेडियस का है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो है ये वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन, ये आर रेडियस है। तो जेड ई एफ ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, जेड के क्यू वन क्यू टू, तो जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको अभी के रहने देते हैं, बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1। सेकेंड जो है, सेकेंड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला है। सेकेंड जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई, ये 2, ठीक है। तो इससे जो है ये दोनों इक्वेशन से ये आर यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, और इस इक्वेशन को 1 को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। 1 इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 3। ये जो है फ्रॉम 1 आया है, फ्रॉम 1। अब ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, बहुत फिक्स स्टेप है, ये आएगा इक्वेशन डिराइव करने के लिए, डिराइव द वेलोसिटी रिलेशन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, और ऑब्जेक्टिव में प्रोपोर्शनैलिटी के लिए आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी के लिए आएगा। एटॉमिक नंबर की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये डेरिवेशन जो है वो आएगा जरूर। तो और कोई भी केस आएगा, हाइपोथेटिकल मॉडल भी आएगा, वहां पे भी यही है स्टेप है बिल्कुल।
कि पहले जो है फोर्स वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है और एंगुलर मोमेंटम है, और डिवाइड करने से मोस्ट ऑफ द टाइम में कि ये 3 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 3 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी 2 कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहाँ से 3 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, ये हो जाएगी के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एच अपॉन 2 पाई। तो ठीक है, n की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, v इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू ये हो गया 2 पाई बाई एन एच इंटू जेड स्क्वायर। तो यहाँ से 2 पाई कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा 2। तो v जो है v इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, यही है, 2 पाई कैंसिल इंटू जेड बाई एन। तो ये जो है वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है वो ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम बोल देते हैं वी नॉट इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। तो केमिस्ट्री में शायद बताया गया होगा इसकी वैल्यू सर वो 2 बार है ना? हाँ सर, 2 बार। एच अंदर होगा एक n का अपडेट। एच, पर ये 2 टू एप्सिलॉन नॉट एच, हाँ ठीक है 2 एप्सिलॉन नॉट एच, 2 एप्सिलॉन नॉट एच। तो ये 2 एप्सिलॉन जेड बाई एन, हाँ सर। तो ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है c डिवाइडेड बाई 137, या फिर जो भी केमिस्ट्री में कोई वैल्यू और बताया गया होगा 1.8 10 कुछ एक था। जो भी है, कुछ बताया गया होगा 10 पावर माइनस कुछ पावर ओवर में। ऐसे c है स्पीड ऑफ लाइट, c 10 to the डिवाइडेड बाई, power 6। हाँ तो ये c बाई 137, तो ऑलमोस्ट वही 10 पावर 6 के रेंज में आएगा। तो सर 2.188 into 10 to the power 6 ठीक है, मीटर पर सेकंड। याद रखना है तुमको, ये हो जाएगा वी नॉट जेड बाई एन। तो प्रोपोर्शनलिटी जो है, जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन है, एंड वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या, रिवॉल्विंग मास के ऊपर डिपेंडेंट है। रिवॉल्विंग मास मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन के मास कहीं पे आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन के मास के ऊपर डिपेंडेंट No, है। sir. वहां पे अगर बोला जाए कि अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं किसी हैवी पार्टिकल से जिसका मास 4 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, 100 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इंक्रीज वेलोसिटी इंक्रीजेस डिक्रीजेस और रिमेन सेम। तो वहां पे हम देखेंगे डिपेंडेंसी। तो यहाँ जो है वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, रिवॉल्विंग किसका मास, रिवॉल्विंग पार्टिकल का। velocity is independent of mass of me, रिवॉल्विंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, z के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, n अगर कांस्टेंट रखेंगे, अब इसमें देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सपोज कि n इज ए कांस्टेंट, अगर n को हमने फिक्स्ड कर दिया, n फिक्स किया, तो बोलेगा कि वेलोसिटी वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ कैसा होगा। तो ये जो है यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी, ऐसे जैसे जो है ऐसे ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी याद रहेगा तो इनका क्वेश्चन तुरंत आंसर दे दोगे कि स्ट्रेट लाइन होगा, ये पैराबोलिक ये सारा कुछ नहीं होगा। ठीक है, 1/n के साथ ग्राफ हो सकता है भाई फॉर गिवन z, अगर z फिक्स करेंगे यहाँ पे, z अगर हम फिक्स कर देते हैं तो ये इस टाइप का हो जाएगा, वेलोसिटी और n का ग्राफ हो जाएगा, वेलोसिटी और n का ग्राफ हो जाएगा। हालांकि n क्या कंटिन्यूअस है, n कंटिन्यूअस नहीं है, n कंटिन्यूअस, n की वैल्यू 1 2 3 होती है, बट फिर भी अगर ऐसा पूछा जा सकता है कि v वर्सेस z का ग्राफ और कांस्टेंट n, v वर्सेस n का ग्राफ और कांस्टेंट z, वेलोसिटी का मास के ऊपर डिपेंडेंसी। तो हमारे सारे पैरामीटर्स में 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंसी देखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर एंड n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर स्टेट एनर्जी स्टेट का जो भी नंबर है। अब यहां से r फाइंड करना है,
तो ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एच, ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एच, तो उसको पुट कर देना है। एंगुलर सर मोमेंटम वो वाले x क्या लिखे है सर, एटॉमिक नंबर? z कौन सा, ये z, ये x कुछ नहीं, मतलब ये ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है ना, कि ये हाँ जी सर। ऐसा ये वेलोसिटी वर्सेस z अगर दिया हुआ है कि ऐसा कुछ पैराबोलिक टाइप का ग्राफ है ऐसा, तो ये क्या ये ग्राफ पॉसिबल होगा, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये वाला ग्राफ होगा। कैसे पता चलेगा, प्रोपोर्शनैलिटी हम देखेंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, ठीक है। फिर ऐसे n के लिए भी ग्राफ हो सकता है, v वर्सेस n के लिए भी हो सकता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो है एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई, v की वैल्यू को पुट कर दो, ये m है, m इंटू ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h, ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h, ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू r इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से जो है रेडियस आएगा, रेडियस लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से लिखते हैं इसको, 2 ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, r हो जाएगा क्या, सर जेड बाई एन नहीं लिखेंगे? हाँ यार लिखेंगे ना, वेलोसिटी। हाँ लिखेंगे लिखेंगे यार, लिखेंगे, जेड बाई एन भी तो था उसमें, हाँ सर। तो पूरा एक्सप्रेशन पुट करेंगे v का, m इंटू ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h z बाई n, b इंटू r इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो ये n है, ठीक है। तो r का एक्सप्रेशन में फाइंड करना है, तो यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं कुछ टर्म मिस ना हो, 2 चलो कैंसिल हो गया, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई m e स्क्वायर पाई z, m e स्क्वायर z और पाई, और इधर हो गया n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो n और z को सेपरेट करते हैं, n और z को सेपरेट करते हैं और सेपरेट करके पुट करते हैं, तो प्रोपोर्शनैलिटी के लिए इसको सेपरेट कर लेंगे, n स्क्वायर बाई z, और ये हो जाएगा r इज इक्वल टू h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई m e स्क्वायर पाई, और ये हो जाएगा n स्क्वायर बाई z, तो यहाँ पे देखो मास, एटॉमिक नंबर और क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट नंबर, n के ऊपर डिपेंडेंसी है, तीनों देखना है। तो ये टर्म जो है, ये टर्म हो जाएगा एक कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी एक कांस्टेंट है, ई स्क्वायर है, पाई एप्सिलॉन नॉट h, सारा कुछ कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा r नॉट, और r नॉट की वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, 529 एंगस्ट्रॉम। तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रिवॉल्विंग मास, ये इस एक्सप्रेशन में है, r is directly proportional to n square by z, and r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू तो हो जाएगा r नॉट n स्क्वायर बाई z, अरे क्या है भाई, r इज इक्वल टू r नॉट n स्क्वायर बाई z। सर सर हम जो वेलोसिटी निकालते हैं सर, वो तो लाइट के स्पीड के आसपास है, तो फिर सर मास भी तो वेरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं ले सकते? मास वेरी कर सकता है, हाँ मास तो वेरी कर सकता है बिल्कुल। तो फिर उसको कांस्टेंट क्यों लेते हैं पहले से?
मास वेरी करा के डाल सकते हैं, मास वैसे ही इसका बहुत ही कम है, कांस्टेंट करा के डाल रहे हैं क्योंकि और कुछ रास्ता नहीं है। वैसे तो ऐसा बाद में इसको देखेंगे कि न्यूक्लियस भी फिक्स नहीं होता है, न्यूक्लियस भी फिक्स नहीं है, वो भी तो कुछ मास होगा उसका। तो ये दोनों सिस्टम अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं, ठीक है। तो है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, बट एक सिंपलिस्टिक जिसको कि हम कैलकुलेट कर पाए। सब वेरी करा देंगे तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो सर V बाई C तो नॉट कंपेरेबल टू 1 आ जाएगा सर, क्योंकि नीचे 100 बच जाएगा। नहीं, वेलोसिटी का तो वैल्यू कुछ है ना सर, 2.188 into 10⁶। तो 1/37 तो नीचे आएगा, फिर 100 बच जाएगा। तो 0.01 मतलब 1% आया होगा, 1%। हाँ सर, तो उससे और क्या मतलब फर्क। एकदम 100 कैसे सर? फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पुट करना है तो पुट कर लो, कुछ नहीं होगा उससे। कि उसको जो है m आइडियली क्या करना चाहिए, हाँ भाई मास वेरी करेगा तो करना चाहिए m0 √1 - v² / c², वो कर सकते हैं। उसको अप्लाई करेंगे, एक तो स्क्वायर भी हो जा रहा है वो, एक तो वेलोसिटी हाँ का सर। स्क्वायर भी हो जा रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है तो 137 का स्क्वायर वैसे ही हो जाएगा, तो वो बहुत कम ही हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। हाँ सर, बहुत कम होगा। हाँ, वो बहुत स्मॉल हो मतलब जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर स्क्वायर हो जा स्क्वायर रहा हो जाए। हाँ हाँ, वो नहीं देखा। है। तो ये r = r0 n² / z, ये प्रोपोर्शनलिटी है। तो इसमें भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ सकता है भाई, n का रेडियस का n के साथ क्या होगा। जैसे मान लो ऐसा सडनली पूछा जाए कि भाई अगर मान लो मास के जगह पे हम हाफ मास का पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की जगह सेम चार्ज एंड हाफ मास का पार्टिकल हम रखें, तो हाइड्रोजन के फर्स्ट रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस अभी क्या हो जाएगी। तो एग्जाम्पल के लिए, ऐसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले सकते हैं, क्वेश्चन में कैसे आ सकता है कि सपोज द रिवॉल्विंग पार्टिकल हैज मास इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2, हाफ मास का है। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, फाइंड रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस बता दो, तो z भी 1 है, n की वैल्यू 1 है, इस केस में हमारा ये है। अब अगर मान लो मास हाफ हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा, रेडियस डबल हो जाएगी। अगर यहाँ पे भाई अगर मास, जो भी मास होता, मेरा तो मास का टर्म है ना, तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा तो उस केस के लिए मेरा इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, r = 2 टाइम्स ऑफ r0 n²/z। 2 कहां से आ रहा है, r0 में क्या है, r0 में मास मास ऑफ है। इलेक्ट्रॉन, बट अभी रिवॉल्विंग मास हो गया हाफ, रिवॉल्विंग मास की जगह मैंने m पुट किया, m = me/2, 2 ऊपर चला गया। अब ये टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, r0, तो जो 2 ये कहां से आया, me/2 की वजह से आया। तो मेरा ये इक्वेशन हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट का फाइंड करना है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट n की वैल्यू, z की वैल्यू 1, r0 ये 2 टाइम्स ऑफ 2 × 0.53 हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.06 एंगस्ट्रॉम। ये हो जाएगी हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, अगर इलेक्ट्रॉन की जगह पे हम उससे हाफ मास का पार्टिकल वहां पे प्लेस कर देते हैं तो। समझे? यस सर। यस सर। तो ये मास की प्रोपोर्शनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मास, नंबर, n और z, ये 3 प्रोपोर्शनलिटी एक जगह टैबुलेट करके रखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे, याद रहेगा तो, अदरवाइज ऐसे करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं तो कर सकता हूँ लेकिन तुम नहीं। तो यहाँ पे R का हो गया। अब एनर्जी, एनर्जी अगर लिखना है तो एनर्जी में होगी सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी में आएगी सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, अब ये चीज मैं डिराइव भी इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे तो बोल देता है कि वहां से देख लेना, सब करने के पीछे लॉजिक ये है कि कोई भी हाइपोथेटिकल मॉडल आएगा तो यही स्टेप्स रिपीट होंगे। दिया होगा कि अभी क्या करो कि फोर्स को a r² मान लो,
अभी क्या करो, फोर्स को A बाई आर मान लो, तो वहां पे भी जो भी कैलकुलेशन करना होगा हम ऐसे ही करते जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का, v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का इक्वेशन आया था, क्या था, ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h का होल स्क्वायर, z बाई एन भी है, तो ई स्क्वायर, इसको एक बार चेक करना, ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू जेड बाई एन का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम ई टू द पावर 4, एम ई टू द पावर 4, एम ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये टर्म क्या है, ये टर्म जो है ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी। मास जो काइनेटिक एनर्जी में कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है कि मास के ऊपर डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी मास के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, और ये z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर तो तुमको याद रहता ही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब पढ़ा हुआ होगा तो थोड़ा बहुत z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर याद रहता है। तो अब तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो कि भाई एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी भी वैसे ही है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है, उसमें आता है v स्क्वायर, तो वेलोसिटी जो है वो z बाई एन है, वेलोसिटी जो है z बाई एन है, और वेलोसिटी मास से इंडिपेंडेंट है, तो एनर्जी का याद रहेगा तो वहां से वेलोसिटी भी आ जाएगी, और वेलोसिटी से है तो फिर एंगुलर मोमेंटम में पुट करके z स्क्वायर एन स्क्वायर बाई जेड वो आ जाएगा रेडियस का, कि v आएगा z बाई एन, तो वहां पुट करेंगे उसमें n है NH अपॉन 2 पाई, तो n स्क्वायर बाई जेड आ जाएगा रेडियस का। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि अब काफी कुछ चीजें पढ़ चुके हो, तुम्हें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में ये बताया हुआ होता है कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इनफाइनाइट पे वो Yes, हमारा sir. रेफरेंस पॉइंट है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने में हम क्या करते थे, रेफरेंस लेते थे। तो बार बार पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस पॉइंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट का रोल। बट काइनेटिक एनर्जी में ऐसा कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी की जो है वो फिक्स वैल्यू है, वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रेफरेंस पॉइंट। तो 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे यू इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो के यहाँ पे पुट कर दो भाई, के माइनस चार्ज को साइन के साथ पुट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा के हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 जेड स्क्वायर बाई आर, ठीक है, आर पुट कर दिया यहाँ पे। अब आर के इक्वेशन को पुट देखते हैं, आर का इक्वेशन क्या था, आर का इक्वेशन था ये एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम ई स्क्वायर पाई, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम ई स्क्वायर पाई, तो दिस इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 बाई एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई एम ई स्क्वायर पाई। एम स्क्वायर, ठीक है, ये जेड बाई एन भी था, एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर Yes, sir. बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई एम ई स्क्वायर पाई, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई एम ई स्क्वायर पाई, ठीक है। अब इसको फिर थोड़ा सा बस अरेंज करना है, अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -4 पाई, पाई पाई कैंसिल आउट होगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम चीज आएगी, माइनस जेड स्क्वायर एम By n ई square. टू द पावर 4, एम ई टू द पावर 4 बाई 4 4 epsilon एप्सिलॉन square. नॉट
4 एप्सिलॉन स्क्वायर स्क्वायर epsilon naught square h एच square स्क्वायर एच स्क्वायर और एन स्क्वायर n square. एन स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट वही आ रहा है, एम ई 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, एम ई 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये जो टर्म है u इज इक्वल टू माइनस एम ई 4 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और ये है z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू अगर 13.6 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर इंटू 2 कर दो। इंटू 2 कर देंगे, तो 2 कर देंगे, ये 13.6 इंटू 2 तो ये 0.2 ये हो जाएगा। ये क्वांटिटी देखो उसी का डबल है, वहां पे 8 है यहाँ पे 4 है, तो वो टोटल वैल्यू 13.6, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो U जो है वो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये 27.2 Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है फंक्शन। इसमें ये चीज इनहेरेंट है कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। के Q1 Q2 बाई आर का जो फॉर्मूला है उसमें हमारा ये इनहेरेंट है कि इनफाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेना है। अगर इनफाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी को हम ले लेंगे कुछ 10 जूल, तो उससे क्या होगा, हर पॉइंट की हर सिस्टम की में ऐड हो पोटेंशियल जाएगा उसमें ऐड हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा बिल्कुल। तो व्हाट इज टोटल एनर्जी? तो टोटल एनर्जी जो है इसी को ऐड कर देना है, कुछ है नहीं। E इज इक्वल टू T K plus U. K प्लस यू तो यहाँ से हो जाएगा -13.6 Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा E। तो अब इससे जो है ऐसा लिखा जा सकता है कि E का मॉड इज इक्वल टू K इज इक्वल टू मॉड U डिवाइडेड बाई 2, मॉड U डिवाइडेड बाई 2। ये सिर्फ और सिर्फ तभी तक वैलिड है जब तक कि U इनफाइनाइट पे जीरो है। अगर जीरो नहीं लेंगे तो +20 मान लो ऐड कर दिया तो थोड़ी हाफ के बराबर होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इनफाइनाइट पे क्या है क्या नहीं है, काइनेटिक एनर्जी एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, बट पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा, और ये सिर्फ इसी बोर्स मॉडल के लिए है, अगर बोर्स मॉडल को हम कहीं और अप्लाई करेंगे तो भी ऐसा ये यूनिवर्सल टाइप का रिलेशन नहीं है, ठीक है। इस मॉडल में एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए ये चीज होल्ड करती है विथ सम रेस्ट्रिक्शन कि ये कंडीशन है तब। तो अभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पे इनफाइनाइट का पोटेंशियल चेंज कर देंगे, वहां पे ये चीज वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो उससे क्या इफेक्ट होगा हाँ सर। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आज ये हाँ डिस्कनेक्ट सर, नहीं हुआ ना? डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। नहीं हाँ सर सर कोई भी